बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। 3.1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का। वालेकुम सलाम। इस क्वेश्चन असल में ये जो क्वेश्चन 3.1 है, ये क्वेश्चन बैंक में सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए दिया गया है। लेकिन हमने इसकी लेजर पोस्टिंग की, जर्नल एंट्रीज की, ट्रायल बैलेंस बनाया और इन्वेंट्री के लिए हमने इसके लिए क्या फॉलो किया, वही सिस्टम फॉलो किया जो अकाउंटिंग इक्वेशन में फॉलो होता है, परपीचुअल सिस्टम। यानी इन्वेंट्री की परचेज को हमने इन्वेंट्री के नाम से डेबिट किया या इन्वेंट्री के नाम से रिकॉर्ड किया, यानी उसको एसेट ट्रीट किया। अगर हम इसके लिए क्या फॉलो करते, पीरियोडिक मेथड, तो फिर हम क्या करते, जितनी भी मशीन्स हम खरीद रहे हैं विद द इंटेंशन टू रीसेल, उसको हम फिर इन्वेंट्री के नाम से डेबिट नहीं करते, बल्कि कौन से नाम से डेबिट करते, परचेजेस के नाम से। यस और नो? तो अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो बॉब के लिए सुटेबल मेथड जो है वो क्या है, परपीचुअल ही है। ठीक है ना, क्योंकि वो लार्ज आइटम्स में डील कर रहा है और उसकी गुड्स बिकने की फ्रीक्वेंसी जो है बहुत कम है, और हम क्लियरली यहाँ पर कॉस्ट भी वर्कआउट कर सकते हैं। ऐसा ही है ना? अच्छा, लेकिन समझाने के लिए बात को और आपको बात आसानी से समझ में आए, तो इसी क्वेश्चन को हमने जाके देखना है किसमें, पीरियोडिक वे में। अब आप बताइए, पीरियोडिक में कैश या बैंक के अकाउंट में कोई फर्क होगा? कैपिटल के अकाउंट में कोई फर्क होगा? सेल्स के अकाउंट में कोई फर्क होगा? मतलब ओवरऑल जितने भी अकाउंट्स हैं उसमें कोई फर्क नहीं होगा, लायबिलिटी के अकाउंट में फर्क नहीं होगा। अगर फर्क होगा तो क्या होगा, आपको पीरियोडिक सिस्टम में दो अकाउंट्स नहीं दिख रहे होंगे। वो दो अकाउंट्स कौन से हैं? इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स। और उसके बदले आपको पीरियोडिक में दो अकाउंट्स दिखेंगे। वो दो अकाउंट्स कौन से हैं? परचेजेस एंड परचेज रिटर्न, और डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट यानी कैरेज इनवर्ड भी दिखेगा आपको, कैरेज इनवर्ड अगर होगा तो ऑब्वियसली। लेकिन परपिचुअल में ये सारे अकाउंट्स जो हैं, जो कैरेज इनवर्ड वगैरह था, वो इन्वेंट्री में ही ऐड हो चुका होता है। तो अब ये बातें करना बहुत आसान है, बस इसके लिए शर्त एक है कि भाई आपका टॉपिक पिछला पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने पिछला टॉपिक ठीक से पढ़ा हुआ है ना, तो फिर ये बातें समझना मुश्किल काम नहीं है। तो ये 3.1 क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का मैं चाहता हूं मैं ट्रायल बैलेंस प्रोड्यूस करूं। अब आप मुझे बताइए, खाली हम यहीं पर एक काम करते हैं, हम एनालाइज कर लेते हैं इस चीज को। हमने मशीन 1 परचेज की 1 मिलियन की, हमने मशीन 2 परचेज की 2.5 मिलियन की, फिर हमने उसके बाद मशीन 3 परचेज की 4 मिलियन की। तो आपकी मंथ, जो जुलाई का मंथ है, उसकी टोटल परचेजेस जो है वो ये है, जो कि कितनी है, 7.5 मिलियन। यस और नो? और अगर आपको जुलाई के मंथ का प्रॉफिट निकालना है तो यहीं से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। लेकिन अगर आपको जुलाई और अगस्त का प्रॉफिट मिला के निकालना है तो क्या करें, बैलेंस सीडी करके बीडी कर दें। यस और नो? जवाब दें सब लोग। ऐसे ही है ना? तो ये आपके सामने सारे टी अकाउंट्स बने हुए हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, फिर एक दफा सुन, फिर दफा सुन ले, एक दफा सुन ले।
अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ पीरियोडिक सिस्टम से, तो बैंक के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक अकाउंट जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा। कैपिटल अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीरियोडिक में इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं होगा, लेकिन सेल का अकाउंट भी यही होगा जैसे दिख रहा है हमें 11,050। कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट नहीं होगा। ये फाइल पहले ही हैवी हुई है, अब थोड़ा टाइम ले रही है। हाँ जी बताइए। उसके बाद रेंट एक्सपेंस का अकाउंट वैसे का वैसे ही होगा। ऑफिस एक्सपेंस का अकाउंट भी वैसे का वैसे ही होगा। और ड्राइंग का अकाउंट भी वैसे का वैसा ही होगा। और टेलीफोन एक्सपेंस का अकाउंट भी वैसे का वैसा ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नया अकाउंट होगा तो वो कौन सा अकाउंट होगा? परचेजेस का। अलग से बना रहा हूं ग्रीन कलर का। और ये अकाउंट किसको रिप्लेस कर देगा बेटा? जब ये ग्रीन वाला अकाउंट होगा तो कौन से दो अकाउंट नहीं होंगे? इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, सही है। चलें, अब बताइए आप, क्योंकि मुझे थोड़ा इसमें टाइम लग रहेगा, तो ये वापस लोड होने में टाइम लग जाएगा। आप मुझे क्वेश्चन आप खुद निकाल लीजिए और क्वेश्चन देख के बताइए। बॉब वाले क्वेश्चन में आपने मशीन 1 कितने की परचेज की थी? 1 मिलियन की। जवाब दें। सब लोग जवाब दें। और सब कुछ हम लिखे थे रुपीज इन थाउजेंड में। ठीक है जी, तो हमने 1,000 से परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। सही है। और यहाँ पर रेफरेंस किसका आ गया? ऑब्वियसली बैंक का। फिर हमने मशीन 2 कितने की परचेज की थी बेटा? 2,500 की। तो 2,500 से हमने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही ना। उसके बाद फिर हमने मशीन 3 कितने की परचेज की थी? 4 मिलियन की। और ये मंथ कंप्लीट हो गया था।
इसको हमने कर दिया बैलेंस सीडी। कितना सीडी, क्योंकि हम जुलाई और अगस्त को मिलाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद इसको अगले मंथ में बीडी कर देंगे कितने से? $7,500 से। अब बताइए मशीन 4 परचेज की कितने की? 3,000। तो इन्वेंट्री के बजाय कौन सा अकाउंट डेबिट किया? परचेज अकाउंट डेबिट किया। एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट 3,000 से। ठीक है। और यहाँ पर रेफरेंस आ गया किसका बेटा? बैंक का। उसके बाद आपने क्या परचेज किया बेटा? उसके बाद आपने क्या परचेज किया? मशीन 5 एंड मशीन 6। मशीन 5 परचेज किया आपने 2,500 की। परचेज अकाउंट डेबिट किया। बैंक अकाउंट क्या कर दिया आपने? क्रेडिट कर दिया। फिर आपने 5,600 से परचेज किया मशीन 6 को। ठीक है जी। और बैंक अकाउंट क्या कर दिया आपने? क्रेडिट कर दिया। टोटल आ गया। ठीक है। अच्छा, सही है जी। अच्छा, कितना टोटल आया बेटा? 18,600। इसको भेजा आपने कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस।
ठीक है, ये आपके सामने आ गया बेटा। अच्छा, अब अगर मैं बनाता हूं ट्रायल बैलेंस अंडर पीरियोडिक सिस्टम, यानी इन्वेंट्री को सिस्टम हम लेके चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, पीरियोडिक कर रहे हैं, तो वो ट्रायल बैलेंस के बाकी सारे अकाउंट सेम रहेंगे। इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल के बदले एक अकाउंट आ जाएगा, उस अकाउंट का नाम क्या है बेटा? परचेजेस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 अगस्त। मैं चाह रहा हूँ ये दोनों ट्रायल बैलेंस आपको बिल्कुल पैरेलल दिखना शुरू हो जाए ना। अकाउंट टाइटल, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है जी, सबसे पहले बैंक के आंसर पे कोई फर्क नहीं है, बैंक अकाउंट वैसा का वैसा ही बनेगा दोबारा से। क्या बैलेंस है? 850। जवाब दीजिए बेटा। उसके बाद कैपिटल के अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कैपिटल का बैलेंस कितना है? 10,000। ठीक है जी, इन्वेंट्री के बदले कौन सा अकाउंट आया? परचेजेस। और परचेज अकाउंट का बैलेंस कितना है? 18,600। यस, जवाब दे। अच्छा, अब उसके बाद फिर सेल्स है 11,050 से। कॉस्ट ऑफ सेल नामे कोई अकाउंट मौजूद नहीं होगा। फिर रेंट है कितने से? 300 से। फिर ऑफिस एक्सपेंस है 200 से। ऑफिस इक्विपमेंट है, सॉरी। फिर उसके बाद ड्राइंग्स हैं। कितनी ड्राइंग्स हैं? 1,000। फिर उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंस है कितने से? 100 से। ठीक है जी, अगर आप टोटल कर देंगे तो टोटल आपका वही आएगा, 21,000।
ठीक है जी, ये आंसर आ गया 21 और 50। अब क्या फर्क दिख रहा है बेटा आप लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत भरपूर चाहिए। आज का टॉपिक शुरू करने के लिए सब कुछ मैंने किया है। बेटा इजी तो है, लेकिन इजी से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं ना बेटा। आज का टॉपिक शुरू करना है। गुड, इन्वेंट्री प्लस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू परचेजेस। वेरी गुड, जबरदस्त। तो परचेजेस माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू व्हाट रोहित? if inventory plus cost of sale is equals to purchases, then purchases minus remaining inventory, unsold inventory, is equals to what? बेहतरीन काम हो गया, बेहतरीन काम हो गया, यकीन माने बेहतरीन काम हो गया। जो मकसद था ना वो पूरा हुआ। यानी परपिचुअल सिस्टम में तो हमें बाकायदा दो हिस्से दिख रहे हैं। बची हुई इन्वेंट्री इन्वेंट्री के नाम से दिख रही है, अनसोल्ड इन्वेंट्री, और जो इन्वेंट्री सोल्ड है वो कहां दिख रही है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में हमें तमाम की तमाम इन्वेंट्री कहां दिख रही है? परचेज के हेड में। तो अब हमें करना क्या है बेटा? हमें करना ये कि परचेज में से हमें उतनी इन्वेंट्री अलग कर देनी है जितनी सोल्ड नहीं हुई। तो जो अनसोल्ड इन्वेंट्री, जब हम उसको उसमें से अलग कर देंगे तो जो बचेगी वो सोल्ड इन्वेंट्री होगी, वही हमारी कॉस्ट ऑफ सेल कहलाएगी। तो समझिएगा, पीरियोडिक सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट नहीं है। पीरियोडिक सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट की जाती है। कब? जब आपको प्रॉफिट निकालने की जरूरत होती है, उस वक्त कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है। कॉस्ट ऑफ सेल इज डिटरमाइंड, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज डिटरमाइंड एट द एंड ऑफ द पीरियड। ये पीरियोडिक सिस्टम। तो बात को थोड़ा आगे लेके चलता हूं, जरा अच्छी तरीके से अब भी समझिएगा। देखें क्या करते हैं, जरा समझिएगा बात को। इधर लिखा मैंने क्या? बॉब, इन शॉर्ट क्या लिख दिया? SOCI, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर 2 months ended on 31st August. Yes, रुपीज इन 1000। तवज्जो चाहिए बहुत ज्यादा। तो सेल्स की वैल्यू पिक, सेल्स की वैल्यू पिक की ट्रायल बैलेंस से। कितनी वैल्यू पिक की सेल्स की बेटा? सेल्स की वैल्यू कितनी पिक की ट्रायल बैलेंस से? 11,050। और ट्रायल बैलेंस क्लियरली शो कर रहा है इसकी कॉस्ट ऑफ सेल। कितनी कॉस्ट ऑफ सेल शो कर रहा है? 9,000। तो जब मैं इसको मैच करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। कितना? कितना ग्रॉस प्रॉफिट? 2050। जवाब दो फिर मुझे इसमें से लेस करना है क्या? मजीद एक्सपेंसेस। रेंट एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस कितना है? 300। टेलीफोन एक्सपेंस कितना है? 100।
टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं 400। तो जैसे ही मैं इसको लेस कर लेता हूं तो अब जो मुझे मिलता है नेट प्रॉफिट, जो कि रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को तमाम रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को आपस में मैच करने के बाद है, वो कितना है? वो कितना है? 1650। तो सर ये काम तो हम पहले ही कर चुके थे ना, ये तो हमने पहले ही परफॉर्म किया था, यस और नो? हमने एसओसीआई बनाने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन यही शुरू किया था ना मेरे ख्याल से, या क्वेश्चन नंबर 4 किया होगा, दो में से कोई एक क्वेश्चन किया होगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? शायद मैंने इसके से ही अब बना दिया आपके सामने, इससे पहले बहरहाल तो आपके सामने ही। अब बहुत से लोगों ने कल मुझसे सवाल किया कि सर आपने जो असाइनमेंट वाला हैंडआउट भेजा है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो समझ नहीं आ रहा हमें। यार जब तुमने आज खुद बोला कि परपेचुअल में इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल का सम परचेजेस के बराबर है, यस और नो? तो इसका मतलब क्या है? परचेजेस के अंदर ही कॉस्ट ऑफ सेल मौजूद हुई ना बेटा, परचेजेस के अंदर ही कॉस्ट ऑफ सेल मौजूद हुई कि नहीं हुई? और अगर फर्ज कर लें कि तुम्हारे पास कोई स्टॉक नहीं बचा हुआ, कोई तुम्हारे पास बचा हुआ स्टॉक नहीं है, तो तुम्हारी पूरी परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल हुई कि नहीं हुई? अगर 6 की 6 मशीन बिक जाती तो हमारे पास इन्वेंट्री का बैलेंस क्या होता? 0 होता, और पूरी की पूरी परचेजेस हमारी कॉस्ट ऑफ सेल कहलाती है, यस और नो? लेकिन पूरी परचेजेस को हम कॉस्ट ऑफ सेल कब नहीं मानेंगे? पूरी परचेज को हम कॉस्ट ऑफ सेल कब नहीं मानेंगे? जब गोडाउन में हमारे पास इन्वेंट्री क्या होगी? बची हुई होगी, अनसोल्ड होगी। तो जो इन्वेंट्री अनसोल्ड है, क्या उसको मैं एक्सपेंस मानूं या एसेट मानूं? तो जो परचेज में इन्वेंट्री अनसोल्ड है वो परचेज में क्या बनी हुई है? एक्सपेंस बनी हुई है, एसेट बनी हुई है? जब आपने परचेज रिकॉर्ड की तो आपने एक्सपेंस बना दिया। तो अगर परचेज में मौजूद कुछ इन्वेंट्री जो है वो अभी तक बिकी नहीं है, जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना क्या है बाकी है, तो क्या परचेज में मौजूद उस इन्वेंट्री को मैं एक्सपेंस ही रहने दूं या मैं एक्सपेंस रिवर्स करके एसेट बना दूं? एक्सपेंस रिवर्स करके एसेट बना दें। अच्छा जी, अब कुछ सवाल करने जा रहा हूं, अब कुछ सवाल करने जा रहा हूं आपसे। एक्सपेंस कैसे बनाया था? डेबिट करके, क्रेडिट करके? एक्सपेंस कैसे बनाया था? परचेजेस को डेबिट किया था, क्रेडिट किया था? डबल एंट्री मत भूल जाइएगा प्लीज, डेबिट किया था। तो एक्सपेंस रिवर्स कैसे होगा फिर? एक्सपेंस रिवर्स कैसे होगा? क्रेडिट करके। जबरदस्त। तो अगर मैं परचेजेस क्रेडिट कर देता हूं तो एक्सपेंस रिवर्स हो गया उतने अमाउंट से जितने अमाउंट से इन्वेंट्री क्या है? अनसोल्ड है, यस और नो? तो फिर आपने परचेज तो खत्म कर दिया, तो अब एक्सपेंस खत्म करने के बाद अब बनाना क्या चाहते हैं? जिस चीज को आपने एक्सपेंस रिवर्स कर दिया है परचेज को क्रेडिट करके, अब उसको आप क्या मानते हैं? एसेट। बेहतरीन। तो एसेट कैसे क्रिएट होता है? डेबिट होकर, क्रेडिट होकर? तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे एक एडजस्टमेंट पास करनी है, एडजस्टमेंट। अब होगा क्या? सुनिएगा बहुत गौर से बात को, बहुत गौर से। जो ट्रायल बैलेंस आपके पास क्या होगा? पीरियोडिक वाला ट्रायल बैलेंस होगा। वो ट्रायल बैलेंस, उसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है इन्वेंट्री के लिहाज से, क्योंकि उसमें सारी इन्वेंट्री परचेज में लिखी हुई है। तो उस ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको एग्जामिनर क्या देगा? अदर इंफॉर्मेशन।
क्या देगा बेटा? ये कौन से ट्रायल बैलेंस में? इन्वेंट्री के बारे में अदर इन्फॉर्मेशन होगी, पीरियोडिक वाले। परपेचुअल में हो सकती है वो अलग नौयत की होगी इन्फॉर्मेशन, लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन होगी? स्टॉक स्टॉक इन हैंड स्टॉक इन हैंड अमाउंटिंग रुपीज 9,600 कि हमारी परचेजेस में से 9,600 की परचेजेस अभी भी अनसोल्ड हैं, जो कहां रखी हुई हैं? गोडाउन में रखी हुई हैं। यस और नो? जवाब दें। ठीक है ना? अब ये 9,600 की वैल्यू तो एग्जामिनर आपको लिख के दे देगा यहाँ पर, तो जो लिख के दे देगा उसी पर एतबार करेंगे आप। लेकिन प्रैक्टिकली ये 9,600 कैसे मिल रहे हैं हमें? तो हम 31 अगस्त को कहां जाएंगे बेटा? गोडाउन जाएंगे। जवाब दें। गोडाउन में क्या था जरा अब देखिएगा, सब लोग अच्छी तरीके दिखेगा गोडाउन की पिक्चर। ये आपका गोडाउन है। पहले इसमें क्या आई थी बेटा? पहले इसमें आई मशीन 1, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 1,000 रुपए। ये आपकी परचेज में चली गई। फिर आई सर मशीन 2, जिसकी कॉस्ट क्या थी? 2,500 रुपए। ये आपकी परचेज में चली गई थी। फिर आई मशीन 3, जिसकी कॉस्ट क्या थी? क्या कॉस्ट थी? 4,000 रुपए। ये आपकी परचेज में चली गई। फिर आई मशीन 4, जिसकी कॉस्ट क्या थी? बताओ। 3,000 रुपए। ये आपकी परचेज में चली गई। ठीक है। फिर आई मशीन 5, जिसकी कॉस्ट क्या थी? 2,500 रुपए। ये आपकी परचेज में चली गई। फिर आई मशीन 6, जिसकी कॉस्ट क्या थी? 5,600 रुपए। तो गोडाउन में टोटल कितनी मशीन्स की एंट्री हुई? 6 मशीन्स, ₹18,600। यस और नो? जवाब दें। लेकिन बेटा अब ये बताओ, आज हम जब गोडाउन में जाएंगे तो गोडाउन में 6 मशीन्स दिख रही होंगी या 2 मशीन दिख रही होंगी? कब? 31 अगस्त को। अगर मैं आज, ये तो गोडाउन हमारा भरा पड़ा है ना, अगर हम आज गोडाउन जाते हैं
ठीक है, तो हमें गोडाउन की क्या पिक्चर दिख रही है बताओ। सर हमें गोडाउन में मशीन 3 दिख रही है 4000, और गोडाउन में हमें मशीन 6 दिख रही है 5600। इसका मतलब ये हुआ मशीन 1 जो है वो नहीं दिख रही, मतलब सोल्ड। मशीन 2 नहीं दिख रही, मतलब सोल्ड। मशीन 4 नहीं दिख रही, मतलब सोल्ड, उसका स्पेस खाली है। मशीन 5 नहीं दिख रही, मतलब सोल्ड। जवाब दें। तो आज हम जब 31 अगस्त को ये मालूम करने जाते हैं गोडाउन में कि हमारे पास कितना स्टॉक अनसोल्ड है, तो हम गोडाउन में जाके गिनती करेंगे पहले। तो गिनती में कितनी मशीनें आ रही हैं? 2 मशीन्स अनसोल्ड। कितने से? और उन 2 मशीन्स की मिलके कॉस्ट कितनी है? उन 2 मशीन्स की मिलके कॉस्ट कितनी है? रिस्पॉन्स करे ना बेटा। 9600। ठीक है, उन 2 मशीन्स की मिलके कॉस्ट कितनी है? 9600। ठीक है जी। अब आप बताइए परचेज का बैलेंस कितनी मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 मशीन को। अब क्या जरूरी है जो कुछ परचेज में हो सब कुछ बिक चुका हो? जरूरी है? जरूरी नहीं है। तो अगर मैं सेल में से पूरी परचेज माइनस कर लूंगा तो ये सही होगा गलत होगा? आप खुद बताइए। अगर मैं सेल में से पूरी, सेल है मेरी 11050 की और परचेज है मेरी 18600 की, तो मैं 11050 की सेल में से अगर 18600 की परचेजेस माइनस कर लूंगा तो ये सही होगा या गलत होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्यों गलत होगा? सर सेल्स हुई है 4 मशीन की, रेवेन्यू जनरेट किया आपने 4 मशीन का, तो क्या आप 4 मशीन के रेवेन्यू से 6 मशीन की कॉस्ट माइनस कर सकते हैं? तो इसलिए गलत होगा ना कि रेवेन्यू आ रहा है 4 मशीन का और परचेज के अंदर एक्सपेंस आ रहा है 6 मशीन का, तो क्या आप 4 मशीन के रेवेन्यू में से 6 मशीन की कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर सकते हैं? नहीं ना। तो क्या मैं पूरी परचेज को कॉस्ट ऑफ सेल मान लूं? तो परचेज में से मैं कितने हिस्से को कॉस्ट ऑफ सेल ना मानूं? परचेज में से मैं कितने हिस्से को कॉस्ट ऑफ सेल ना मानूं? क्या कर दूं? उसको परचेज में से माइनस कर दूं? तो सर जैसे ही मैंने परचेज में से अनसोल्ड स्टॉक को माइनस कर दिया तो मुझे वो बैलेंस मिल गया, जो वो कॉस्ट मिल गई जो क्या हो चुकी है? सोल्ड हो चुकी है। तो 18600 माइनस 9600, 9000। तो व्हाट इज दिस 9000? क्या नाम दो इस 9000 को? आप सब बताइए। इस 9000 को कोई नाम दो ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सीओजीएस। बेहतरीन। तो बेटा अब अकाउंटिंग में कुछ भी प्लस या माइनस कैसे हो रहा है? डेबिट या क्रेडिट होकर। तो जो मैं 9600 माइनस कर रहा हूं, मैं इसकी प्रैक्टिकली एडजस्टमेंट पास कर रहा हूं। अब वो एडजस्टमेंट सीखने का वक्त है। अब वो एडजस्टमेंट यहां बना के दिखा रहा हूं मैं आपको कि ये 9600 जो मैं माइनस कर रहा हूं ये एक एडजस्टमेंट है। और अब आप सबको पार्टिसिपेट करना है बेटा इस एडजस्टमेंट को सीखने में। ये बताओ परचेज का बैलेंस डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? सब बोलेंगे ना डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट बैलेंस।
तो अब मुझे परचेज में से 9600 माइनस करने के लिए परचेजेस को डेबिट करना है मजीद या क्रेडिट करना है? अगर मजीद डेबिट करिए तो एक्सपेंस और बढ़ जाएगा, क्या करना है? क्रेडिट। तो यानी मैंने एक एडजस्टमेंट पास की, मैंने कहा परचेजेस क्रेडिट 9600 से, जो परचेजेस मेरे पास मौजूद है 18600 से, उसमें से मैं 9600 को अपना एक्सपेंस नहीं मानता फिल वक्त। यस और नो? परचेज क्रेडिट करने का मतलब यही हुआ ना कि जो मेरे पास परचेज एक्सपेंस था 18600 का, उसमें से मैं 9600 को फिल वक्त एक्सपेंस नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि एक्सपेंस वो होता है जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिल चुका होता है, लेकिन इस परचेज में से 9600 का मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी है, लिहाजा ये मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है। तो परचेज मैंने क्रेडिट करके क्या किया? उसका एक्सपेंस होना रिवर्स कर दिया। यस और नो? जवाब दें। और ये इंपैक्ट मैंने कहां लेना है? एसओसीआई बनाते वक्त। तो एसओसीआई में जो मौजूद परचेजेस है उसके बैलेंस को मैंने अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू से क्या कर देना है? कम कर देना है। करेक्ट? इसका दूसरा हिस्सा, अब कुछ डेबिट भी तो होगा ना, तो अब परचेज के जितने हिस्से को मैं एक्सपेंस नहीं मान रहा, मैंने एक्सपेंस तो रिवर्स कर दिया, अब कुछ मानना तो पड़ेगा ना, अब उसको कुछ मानो। तुम बोलते हो मैं इसको ये नहीं मानता, तो अब क्या मानते हो फिर? तो इस 9600 को मैं क्या मानूं? ये अनसोल्ड है, इसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी है। तो जिस चीज का इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी है उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। तो उस एसेट को हम किस नाम से रिकॉर्ड करें? इस एसेट को हम किस नाम से रिकॉर्ड करें? इन्वेंट्री के नाम से। तो अब इन्वेंट्री का लफ्ज कब आया? एडजस्टमेंट बनाते वक्त। इससे पहले तक इन्वेंट्री का लफ्ज आया नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने इसको नाम दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब वो इन्वेंट्री जो बची हुई है। तो मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री या स्टॉक क्या कर दिया बेटा? डेबिट कर दिया। कहां डेबिट किया? एसेट सारे कहां शो होते हैं? तो जो परचेस का पोर्शन में अनसोल्ड दिखा रहा हूं, परचेस से अलग कर रहा हूं, उसको मैं एसेट मान रहा हूं। उस एसेट को मैं कहां शो करूं? वो कौन सी स्टेटमेंट है जो एसेट शो करती है? तो ये जो इन्वेंट्री मैंने डेबिट की है, इसको अब मैं सीधा कहां दिखाऊंगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो जितनी इन्वेंट्री को मैंने जरूरत से ज्यादा एक्सपेंस बना दिया था, उसको मैं एक्सपेंस रिवर्स करके कहां पहुंचा दूं? उसके असल ठिकाने पर, जो असल ठिकाना क्या है उसका? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अगर वो एसेट है। तो एंट्री बनी बेटा 9600 से क्लोजिंग स्टॉक डेबिट। तो जो डेबिट इफेक्ट है वो कहां गया? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। और जो क्रेडिट इफेक्ट है वो कहां गया? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसको हमने कहा दिस इज कॉल्ड व्हाट? एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ताकि सेल से उतनी ही कॉस्ट मैच हो सके जितनी आपने गुड्स क्या किए? बेची। वो गुड्स जो अभी तक बिकी नहीं है उनकी कॉस्ट सेल से मैच होनी नहीं चाहिए, मकसद ये। अब आप जानते हैं पीरियोडिक में तो पूरा अमाउंट ही एक्सपेंस के तौर पे शो हो रहा है, तो पीरियोडिक में आपको कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए ये एडजस्टमेंट पास करना क्या है? जरूरी है। लेकिन परपिचुअल में आपको ऐसी किसी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है? रिस्पॉन्स देते रहे बेटा सब लोग। तो फिर रिपीट कर दूं, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू मिल जाएगी। प्रैक्टिकली वो अनसोल्ड स्टॉक आपको गोडाउन जाके खुद निकालना है। आप गोडाउन जाएंगे, गोडाउन में मौजूद स्टॉक की आप गिनती करेंगे, उनकी कॉस्ट वर्कआउट करेंगे। इस तरह आपको प्रैक्टिकली अनसोल्ड स्टॉक मिल जाएगा। समझे बात को? क्वेश्चन में कैसे मिलेगा? एग्जामिनर दे देगा कहां पर? क्वेश्चन के नीचे बेटा। प्रैक्टिकली कैसे मिलेगा? गोडाउन जाकर गिनती कर बचे हुए स्टॉक को काउंट करें, जिस डेट पर आपको प्रॉफिट वर्कआउट करना है उस डेट पर। समझे हैं बात या नहीं? इसको हम बोलते हैं फिजिकल काउंटिंग, स्टॉक टेकिंग।
क्या बोलते हैं इसको हम? ये जो हमने 2 मशीन काउंट की है ना बेटा, ये जो गिनती की है, इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल काउंटिंग ऑफ स्टॉक। स्टॉक को फिजिकली काउंट किया, फिर उनकी वैल्यू निकाल ली, या इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक टेकिंग। यानी जिस डेट पर हमें प्रॉफिट निकालना है, उस डेट पर गोडाउन जाकर स्टॉक की गिनती कर ली जाए और बचे हुए स्टॉक की वैल्यू मालूम कर ली जाए। तो जो टोटल खरीदा है उसमें से बचा हुआ अलग कर दें, तो जो बाकी रिमेनिंग बचेगा वो क्या होगा? वो सोल्ड कहलाएगा। यस और नो? तो उम्मीद करता हूं कि बेटा ये आपको एडजस्टमेंट समझ में आई होगी, इसका मकसद समझ में आया होगा। मैंने क्या कहा? मैंने आपकी जिंदगी आसान कर दी, फिर भी आप परेशान कर रहे हैं। देखें, आसान बात क्या है? मैंने बोला एग्जामिनर आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे 9,600 लिख के दे देगा, तो फिर तो आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं ना गोडाउन जाना है कि नहीं जाना। जब आपको क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी जाए, तो फिर आपको किस बात की परेशानी? बताइए प्लीज। ओपनिंग की बात देखो फैजान, इजाफी बातें नहीं लाओ ना यार। अभी तक मैं जिस बात की तरफ नहीं गया, मैं उस बात की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं कंफ्यूजन लाना नहीं चाहता ना। एक बात क्लियर करेंगे, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट रखते हुए, एक एक बात हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते चले जाएंगे फैजान बेटा, प्लीज। तो फोकस उस पर करो जो मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा प्लीज दोबारा मेरी बात सुनिएगा। देखिए बेटा, मैंने कहा जैसे अब आप जाइए पिछले पेज पे जाइए जरा, इसके ये हम आ गए यहां पर, और क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको? अदर इंफॉर्मेशन, स्टॉक इन हैंड कितना दिख रहा है? 9,600। तो मान लीजिए यही गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एग्जामिनर ने आपको तो जहमत नहीं दी ना कि आप गोडाउन जाइए और बचे हुए स्टॉक की काउंटिंग कीजिए, या जहमत दी? बताइए, रिस्पॉन्स कर दीजिए। नहीं दी, गुड। लेकिन ऑब्वियसली 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 जब एग्जामिनर आपको जहमत देगा, तो वो आपको बची हुई स्टॉक की नंबर बताएगा नहीं बताएगा? ये हमारा बकायदा टॉपिक है, हम करेंगे इसको सॉल्व। तो यानी एग्जामिनर इस बात की भी जहमत देगा आपको। तो जहां स्टॉक हमें खुद काउंट करना है, तो वहां पर हमें गोडाउन में बचे हुए स्टॉक की क्वांटिटी पता होनी चाहिए। लेकिन जहां एग्जामिनर हमसे ये काउंटिंग करवाना नहीं चाहता, तो वहां पर एग्जामिनर क्या करेगा बेटा? एग्जामिनर हमें डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बता देगा। आप उसकी बात पे एतबार कर लेंगे, मान लें यही क्लोजिंग स्टॉक है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको खाली उससे एडजस्टमेंट बनानी है, बस दैट्स ऑल। कि परचेज में से उतना पोर्शन अलग कर दें जो क्लोजिंग स्टॉक है, दैट्स ऑल। सही है जी? तो इस तरह आप समझें। अब देखें, पूरी कहानी आपके सामने आ गई। अब इस तरह समझें आप कि ये एक क्वेश्चन है बेटा, जो कि आपको मिला है अंडर पीरियोडिक सिस्टम। ठीक है जी? इस पूरे क्वेश्चन को मैं ले जा रहा हूं अलग पेज पर। अब आप ये समझे कि ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए, क्या बनाना है? तो अब आपको ट्रायल बैलेंस भी दिया हुआ है और आपको अदर इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। सही? जल्दी बोलिए बेटा। और उस ट्रायल बैलेंस में आपको इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल नहीं दिखते, परचेज दिखता है। तो फौरन समझ जाएगा ये ट्रायल बैलेंस कौन से सिस्टम वाला है, पीरियोडिक वाला है। तो इसका मतलब क्या है? परचेज में से कॉस्ट ऑफ सेल अलग करने के लिए मुझे बचे हुए स्टॉक की वैल्यू चाहिए, और वो बचे हुए स्टॉक की वैल्यू कहां लिखी हुई मिलेगी मुझे एग्जाम में? अदर इंफॉर्मेशन में।
तो अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें अदर इंफॉर्मेशन में कितनी वैल्यू लिखी हुई है? 9600। यानी 18600 में से मुझे 9600 को एक्सपेंस नहीं बनने देना और बाकी को एक्सपेंस बनने देना है। यस, ऐसा ही। ठीक है जी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम बेटा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे हैं। कौन से ट्रायल बैलेंस को देखकर? जिसमें इन्वेंट्री पीरियोडिक सिस्टम के तहत कैरी ऑन की गई है। तो अब जरा देखिएगा, लगाते हैं हेडिंग। अब मैं चाहूं तो फॉर्मेट बना सकता हूं, उस फॉर्मेट में सब आ जाएगा। बस अगर मैं फॉर्मेट बनाऊंगा तो फिर क्या होगा, रट्टा होगा। आपको बोलेंगे बस ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेनली हम अभी छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले मरहले से हम गुजर जाएं। फिर हम एक फॉर्मेट बना देंगे, लेकिन वो फॉर्मेट हम रट्टे के लिए नहीं बनाएंगे, बस देखने के लिए कि मैक्सिमम कितनी चीजें कवर हो सकती हैं उसके अंदर। बॉब और कुछ रिक्वायरमेंट क्या बनानी है हमने, एसओसीआई इन शॉर्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पर। और ये एसओसीआई कितने महीनों की बन रही है बेटा? आमतौर पर तो 12 महीने की बनती है फॉर द ईयर एंडेड, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि 2 months फॉर द 2 months एंडेड, और ये 2 महीने खत्म कहां पर हुए हैं? 31 अगस्त। तो अगर 2 महीने 31 अगस्त पे खत्म हुए तो फिर शुरू कहां से हुए? ऑब्वियसली जुलाई से। जुलाई और अगस्त 2 महीने कहलाए। बोलिए बेटा, रिस्पॉन्स कीजिए। तो अब रिकॉल कीजिए जरा। सर एसओसीआई बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या पिक करूंगा? रेवेन्यू। उस रेवेन्यू का नाम क्या है? सेल्स। यस और नो? सेल जैसे मेरे दिमाग में आएगा तो साथ साथ मेरे दिमाग में सेल्स रिटर्न भी आना चाहिए। तो मैं अपने आप से सवाल करूंगा, क्या कोई सेल रिटर्न है? जवाब इसका फिलवक्त नो है, कोई भी सेल रिटर्न नहीं। तो मैंने सेल उठा ली यहां से। कितनी सेल उठाई हमने यहाँ पर? 11,050। अब सर इसमें से हमने करना क्या है? लेस करनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जब मैं यहाँ पर हेडिंग लगा लेता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल की और नजर दौड़ाता हूँ ट्रायल बैलेंस की तरफ, तो मुझे ट्रायल बैलेंस में कहीं भी ट्रायल बैलेंस का चप्पा चप्पा छान के भी मुझे कहीं कॉस्ट ऑफ सेल का लफ्ज दिखाई नहीं देता। यस और नो? क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस परपेचुअल वाला नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है, वो कौन सा एक्सपेक्टेड बैलेंस है जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल मौजूद है? वो कौन सा बैलेंस है जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल मौजूद हो सकती है? परचेजेस। तो इसका मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा? परचेजेस को यूज करूंगा। और अब अगर मिसाल के तौर पे कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, जैसे कैरेज इनवर्ड, तो वो भी तो इन्वेंट्री की कॉस्ट है ना, वो भी तो कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल होगी ना बेटा। तो अगर परचेज के अलावा कैरेज इनवर्ड दिख रहा है तो कैरेज इनवर्ड भी उसमें ऐड करेंगे। लेकिन फिलवक उसका तस्करा नहीं कर रहा, फिर मैं फॉर्मेट बनाऊंगा तो बात समझ में आ जाएगी आपको। तो फिलवक कितना बैलेंस है परचेज का हमारे पास? परचेज का कितना बैलेंस है? 18,600। बेटा यहां लिख दिया मैंने 18,600, बहुत तवज्जो। अब जब मैंने 11,050 के सामने 18,600 लिख दिया बेटा, तो क्या मैं 11,050 4 मशीन की सेल्स, 18,600 6 मशीन की कॉस्ट, तो क्या मैं 11,050 में 18,600 लेस कर दूं? जवाब है इसका नो। 18,600 हमारी कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है। तो 18,600 में से वो 2 मशीन जो अब तक बिकी नहीं है, जिनको हमने गोडाउन जाके वेरीफाई किया है, और उनकी कॉस्ट क्या मिली है हमें? 9,600, वो मैं लेस कर दूं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर लेस व्हाट? क्लोजिंग इन्वेंट्री। बेहतरीन बात। या इसका दूसरा नाम क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। कितने से माइनस किया? ठीक है जी।
जैसे माइनस किया तो इस बॉक्स का सम आ जाएगा 18,600 माइनस 9,600। इस बॉक्स का सम कितना आया? 9,000। तो अब ये बॉक्स का सम किससे मैच होगा? 11,050 से। 11,050 को परफॉर्म सेल की परफॉर्म करने की कॉस्ट क्या है? 9,000। तो 11,050 में से 9,000 लेस किया तो वही ग्रॉस प्रॉफिट आपके सामने आ गया। कितना? 2,050। अब बाकी एक्सपेंसेस जैसे हैं वैसे लिख दें। अदर इनकम तो कोई है नहीं हमारे पास फिल वक्त। तो एक एक्सपेंस कौन सा है बेटा? रेंट एक्सपेंस है। दूसरा एक्सपेंस कौन सा है बेटा? टेलीफोन एक्सपेंस है। रेंट एक्सपेंस कितना है? 400। टेलीफोन एक्सपेंस कितना है? 100। इन दोनों एक्सपेंसेस का सम कितना हो गया बेटा? सॉरी 300। ठीक है जी। सम कितना हो गया? 400। तो अब 2,050 में से जैसे मैंने 400 लेस किया तो नेट प्रॉफिट वही आ गया 1,650। और इस नेट प्रॉफिट को मैंने ट्रांसफर करना है कहां पर? इक्विटी में। कि मेरी इक्विटी में ग्रोथ कितने से आई है? 1,650 से। तो बताइए क्या मुश्किल बात है यार इसके अंदर? अगर हम अकाउंटिंग सेंसिबल होके पढ़ेंगे तो मसला ही नहीं होगा हमें, और रट्टे लगा के पढ़ेंगे तो फिर मसले मसाइल बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा बेटा। ठीक है ना? हुनैन 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 बेटा, जागने का वक्त है हुनैन। बताओ बेटा, कोई टेंशन हो तो बोलो। जी सर मुश्किल नहीं है तो यार आसान भी तो नहीं बोल रहे तुम यार। मुश्किल नहीं है। मुश्किल लफ्ज लाना बीच में जरूर है तुमने, है ना हुनैन बेटा? इसके बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं होता। ठीक है। अच्छा जी। अब क्या बनानी है बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये बहुत तवज्जो चाहिए होगी। तो क्या लिखने जा रहा हूं मैं यहां पर? बॉब एसओएफपी। और एसओएफपी में लिखते हैं हम एज ऑन। एज ऑन क्यों? क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। एज ऑन 31 अगस्त। समझ लें एसओसीआई जो है वो वीडियो है। वीडियो वीडियो मतलब उसमें एक्टिविटी दिख रही है 2 महीने की। 2 महीने की सेल कितनी है, 2 महीने की कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, 2 महीने के एक्सपेंसेस कितने हैं। लेकिन एसओएफपी इज द क्लोजिंग पिक्चर। एसओएफपी तस्वीर है और एसओसीआई जो है वीडियो है। वीडियो मतलब वो एक्टिविटी शो कर रही है। और एसओएफपी जो है वो रुकी हुई पिक्चर है, मतलब वो सारी एक्टिविटी होने के बाद पिक्चर क्लोज कहां पर हुई है। वो जो फिल्म जब खत्म होती है तो पिक्चर रुक जाती है ना फिर आखिर में। तो एसओएफपी वो पिक्चर है जहां पे फिल्म क्या हुई है बेटा? खत्म हुई है। कुछ समझे बात को? तो वहां पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ एज ऑन। और एसोसिया में क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ? फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द पीरियड एंडेड, फॉर द 2 मंथ्स एंडेड। तो वो 2 मंथ्स की बकायदा एक्टिविटी शो कर रही है। लेकिन उन 2 मंथ्स की एक्टिविटी होने के बाद हमारी पोजीशन क्या है, क्लोजिंग बैलेंसेस क्या है, हमारी इक्वेशन क्या है आखिरी। तो इक्वेशन की जो आखिरी लाइन थी वो हमारे सामने है। किस शक्ल में? एसओएफपी की शक्ल में। जवाब दिया करें सब लोग बेटा। हाँ भाई, एसेट फिर क्या होगा? नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट बताइए।
नॉन करंट एसेट बताइए बेटा क्या है? क्या है ऑफिस इक्विपमेंट? कितना? 200। उसके बाद क्या आएंगे बेटा? करंट एसेट्स। अब बहुत तवज्जो चाहिए बेटा सब लोगों को, लिखना छोड़ दें और देखें जरा। अब वो कौन सा करंट एसेट है जो ट्रायल बैलेंस में तो नहीं है लेकिन एडजस्टमेंट बनने की वजह से डेबिट हो रहा है, जिसको हमने परचेजेस को कम करके, परचेजेस को क्रेडिट करके डेबिट की, परचेज को कम करके परचेज का हिस्सा रिवर्स करके उसको हमने डेबिट किया है। कहां डेबिट किया है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एंट्री बनाई थी ना थोड़ी देर पहले, इन्वेंट्री। तो जो आपने परचेज का हिस्सा रिमूव किया है, तो आपने सिर्फ रिमूव नहीं किया, वो परचेज से माइनस करके एसओसीआई से रिवर्स करके उसको आप कहां ला रहे हैं? एसओएफपी में ला रहे हैं। तो जो चीज आप एसओसीआई से माइनस कर रहे हैं, तो एसओसीआई से माइनस करने का मतलब क्या? आप उसका एक्सपेंस होना रिवर्स कर रहे हैं। और एसओएफपी में लाने का मतलब क्या है? उसको आप एसेट मान रहे हैं। नॉट ओपनिंग इन्वेंट्री यार, स्टिल क्लोजिंग इन्वेंट्री। अभी ओपनिंग इन्वेंट्री की टर्म मैंने इस्तेमाल ही नहीं की। क्लोजिंग इन्वेंट्री या स्टॉक कितने से? 9,600 से। जवाब दें। और कोई एसेट इसके अलावा? बैंक, बोलिए। कितना? 850। इन करंट एसेट्स का सम? $10,450। और टोटल एसेट का सम 10,650। अब उसके बाद हमारा दूसरा पोर्शन है जिसका नाम क्या है? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। कैपिटल, कैपिटल कितना लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में? 10,000। उसमें ग्रोथ कितने से आ रही है? नेट प्रॉफिट। इसमें से घर कितना लेकर गए हैं? क्या आंसर बचा आपके पास? ये आपका बेटा एसओएफपी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब आप मुझे बताइए क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कहां होगी? परपेचुअल में या पीरियोडिक में? पीरियोडिक में। परपेचुअल में हमें ऐसी एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती नहीं है वैसे।
क्योंकि वहां पर ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल को शो कर रहा है। लेकिन एडजस्टमेंट होने के बाद एंड रिजल्ट क्या है बेटा? एंड रिजल्ट, एडजस्टमेंट होने के बाद एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट सेम है, होगा वही सब कुछ। कुछ समझे बात या नहीं? तो ये आज की क्लास हमारी इस एडजस्टमेंट के नाम हो गई बेटा। अब आप दोबारा से जाके देखिएगा वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इंशाल्लाह हो सकता है अब आपसे हो जाए सॉल्व। हालांकि उन क्वेश्चन 1 और 2 में मेरे ख्याल से क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन आपको शायद डिफिकल्टी हुई है कॉस्ट ऑफ सेल निकालने में। तो अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक ना हो बेटा तो आप क्या करो, आप पूरी परचेज को कॉस्ट ऑफ सेल मान लो ना, और अगर कोई कैरेज इनवर्ड है तो उसको भी उसमें ऐड कर दो। क्या कहते हो? सही कह रहा हूं मैं? बताइए, जवाब दीजिए। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये सारी गुफ्तगू समझ में आई होगी। अब प्रैक्टिस आपके लिए बड़ी जरूरी है, आप प्रैक्टिस करते रहें और क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। इंशाल्लाह होगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। तो एक बुनियाद आपको डिलीवर हुई है, उसका नाम क्या है? आज क्लोजिंग स्टॉक। ये पहली एडजस्टमेंट की है, तो इंशाल्लाह अब एडजस्टमेंट का सिलसिला चल पड़ेगा हमारे क्लास के अंदर। तो जितने तहमुल से आपने आज पहली एडजस्टमेंट सीखी है, उतने ही तहमुल से आप इंशाल्लाह बाकी तमाम एडजस्टमेंट भी सीखेंगे। ओके बेटा, तो यहाँ तक स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह, बाकी डिस्कशन अगली क्लास में। तो अभी प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए और इस एडजस्टमेंट को याद रखिएगा। अच्छा, अब एक सवाल का जवाब दे दें, एक जाते जाते सवाल पूछ लेता हूँ। ये जो मैं परचेज में से 18,600 में से, ये जो परचेज में से 18,600 में से 9,600 माइनस कर रहा हूं ना, 18,600 में से 9,600 माइनस कर रहा हूं। ये कौन सी वाली एंट्री है? ये क्लोजिंग स्टॉक के डेबिट वाली एंट्री है, परचेज के क्रेडिट वाली एंट्री? ये कौन सी वाली एंट्री का इफेक्ट है? जवाब दें। ये जो 9,600 में माइनस कर रहा हूं, ये कौन सी वाली एंट्री का इफेक्ट है? क्लोजिंग स्टॉक की डेबिट वाली एंट्री का इफेक्ट है या परचेज की क्रेडिट वाली एंट्री का इफेक्ट है? जबरदस्त, बेहतरीन, सबका आंसर करेक्ट है बेटा। ये परचेज के क्रेडिट वाले एंट्री का इफेक्ट है, और जो नाम आगे लिखा हुआ है क्रॉस रेफरेंसिंग है कि परचेजेस इतने से अगर माइनस हो रही है तो इसके बदले डेबिट क्या हो रहा है? वो डेबिट हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक वो कहां डेबिट हो रहा है? सीधा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, क्योंकि इतना पोर्शन फिल वक्त हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है, इतना पोर्शन हमारे लिए क्या है? एसेट है। ठीक है, तो ओके, इस बात को यहाँ पे स्टॉप करेंगे, डिस्कशन अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।